हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम 22वें नंबर का लूसेंट की बुक से इंडियन पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। हम यहां तक हमने डिस्कस कर चुके हैं। केंद्र और राज्य के बीच संबंध डिस्कस करने वाले हैं कि केंद्र और राज्य के बीच कैसे संबंध स्थापित है और किस अनुच्छेद में कौन से संबंध स्थापित या क्या लिख रखा है। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडियन पॉलिटी लूसेंट की बुक से सारा कंप्लीट कराया जाएगा। आज वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज हम केंद्र और राज्य के बीच संबंध डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए लूसेंट की बुक से। तो आज 22वें नंबर का टॉपिक है केंद्र और राज्य के बीच संबंध। तो भारतीय संविधान का भाग 11 केंद्र और राज्य के बीच संबंध दर्शाता है। उसमें लिख रखा है केंद्र और राज्य के बीच संबंध के बारे में। अनुच्छेद 245 245 से 263 तक, अनुच्छेद 245 से 263 तक के केंद्र और राज्य के बीच संबंध के बारे में बताया गया है। किस प्रकार का संबंध होगा इनके बीच में, है ना। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। ये भाग याद रखना है, भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263। तो आइए डिस्कस करते हैं लूसेंट की बुक में क्या लिख रखा है। तो भारत में केंद्र और राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है, संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संघवाद की प्रणाली कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कनाडा, हमने भारतीय संविधान के स्रोत पढ़े थे। कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। हमने पढ़े थे जब हम संविधान के स्रोत डिस्कस कर रहे थे। तो किस देश से क्या लिया गया ये आपको याद रखना है। संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है और कनाडा से ही हमने संघात्मक शासन व्यवस्था लिए हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था वह शासन होता है जहां राज्य की शक्तियों का विभाजन संवैधानिक स्तर पर केंद्र और उसकी प्रमुख इकाइयां पर निर्भर करता है। एक केंद्र को भी शक्ति दी जाती है और राज्य को, दोनों अपनों को अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई है। उसे ही संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। कहा जाए तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध बनाए जाते हैं। केंद्र और राज्य को दोनों को शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि उसकी यह शक्ति होगी, उसकी वह शक्ति होगी। तो संघवाद एक विचारधारा है फ्रेंड्स। संघवाद, यहां पे जो संघवाद शब्द है ये एक विचारधारा है। तो यहां से इतना ही याद रखें, परीक्षा के हिसाब से इतना ही पूछा जा सकता है। संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है और कनाडा से ही हमने कौन सा लिए, क्या लिए? संघात्मक शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। केंद्र को अलग शक्तियां दी गई है, राज्य को अलग शक्तियां दी गई है। उसे ही संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। 3 प्रकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य, दोनों के बीच, केंद्र के और राज्य के मध्य एक विधायी शक्तियां, एक प्रशासनिक शक्तियां और एक वित्तीय शक्तियां का विभाजन किया गया है। 3 प्रकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है। एक तो विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति और वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि यानी डायमीटर से बाहर रखा गया है। लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि, न्यायपालिका विभाजन नहीं है ना, विभाजित नहीं है उसको बोल सकते हैं। तो न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, विभाजन की परिधि से क्या बाहर रखा गया है? तो न्यायपालिका को विभाजित नहीं किया गया है। 3 प्रकार की केंद्र तथा राज्य के मध्य एक विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति और वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, हमने भारतीय संविधान में पूरी 12 अनुसूची पढ़ ली है, आप जाके देख सकते हैं। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूचियां बनाई गई है। केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची, लिस्ट बनाई गई है। एक तो होता है संघ सूची, जिसे केंद्र सूची कह सकते हैं क्योंकि संघ सूची। दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची।
तो 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूचियां दी हुई है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। औपचारिक रूप से कानूनी दृष्टि से इन सूचियों को विषय की संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान में थी। जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस टाइम पे जो संख्या इनमें विषयों की दी हुई है वही बनी हुई है, ये बताया गया बस। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 3 सूचियां बनाई गई है, एक संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ये याद रखना है कौन सी अनुसूची में। एक नोट लिख रखा है, उसको देखते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित है। जो भारत शासन, अंग्रेजों द्वारा जो भारत शासन अधिनियम हमने पढ़े 1935 हमने पढ़े थे। भारतीय संविधान का 80 या 70% भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो वहां से लिया गया, तो वहां पे भी इस प्रकार ही था, वहां पे भी ऐसी योजना आधारित थी। केंद्र, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 में भी लिखा हुआ था। तो वहीं से लिया गया, ये बताया गया। आगे डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं संघ सूची से। संघ सूची को केंद्र सूची भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया जाता है। संघ सूची में उन विषयों को, उन विषय दिए हुए हैं, तो उन विषय को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को है। केंद्र में जो विधायिका बैठी है ना, उसको अर्थात संसद को है। तो जो संघ सूची है, संघ सूची में डायरेक्ट पूछा जाएगा उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को है। संघ सूची में जो भी विषय दिए गए हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार संसद को है। देखो यहां पे हम एग्जांपल दिए जिसमें से कुछ प्रमुख है, तो जिसमें से कुछ प्रमुख है उसके पहले बात करेंगे। इस सूची में कुल मिलाकर 100 विषय हैं फ्रेंड्स, 100 से भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन यहां पे नहीं, 100 विषय हैं। क्वेश्चन आएगा कितने विषय हैं, 100 विषय हैं, याद रखना है। संघ सूची में 100 विषय हैं, जिसमें से जब संविधान बनके तैयार हुआ था मूल्यतः उसमें 97 विषय थे। मूल्यतः उसमें 97 विषय थे, है ना। जब संविधान बनके तैयार हुआ था तो उसमें 97 विषय थे। वर्तमान में कुल 100 विषय शामिल है, जिसमें से प्रमुख देखिए रक्षा। जो रक्षा है, रक्षा को हम क्या बोल सकते हैं, सुरक्षा। रक्षा, सुरक्षा से संबंधित कानून बनाने का अधिकार ये संघ सूची में आता है। रक्षा पूरी देश की होती है, तो रक्षा से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है, ये आप जानते हैं। केंद्र सूची में, संघ सूची में रक्षा शामिल है। विदेशी मामले, जितने भी विदेशी मामले होते हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होगा क्या, नहीं होगा। विदेशी मामले से संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है वो संघ सूची यानी संघ सूची में शामिल है और वो संसद को है। उसके अलावा युद्ध, मान लो कोई युद्ध हो जाता है देश में, तो देश के लिए कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। कोई दिक्कत नहीं, है ना, देश के लिए। अंतरराष्ट्रीय संधि, मान लो कोई अंतरराष्ट्रीय संधि होती है साइन करके किसी दूसरे देश के साथ हमारे देश के लिए, तो देश के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को है और देश के लिए जो भी वो कानून बनाया जाएगा वो संघ सूची में रखा गया है। अरुण शक्ति, अरुण शक्ति जो परमाणु शक्ति होती है उससे रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार संसद को है। सीमा शुल्क, सीमा शुल्क जो होगा, सीमा शुल्क से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार संसद को है। और सीमा शुल्क भी किसके अंतर्गत है, सीमा बॉर्डर वाली है, बॉर्डर शुल्क, सीमा शुल्क, है ना, तो ये इसका अधिकार संसद को है। याद रखना है सीमा शुल्क भी संघ सूची में शामिल है। जनगणना, जनगणना संबंधित कार्य जो है ये संघ सूची में रखे गए हैं दोस्तों, याद रखना है। जनगणना राज्यों में भी होती है, लेकिन मेन जनगणना संबंधित पूरे प्रावधान, पूरे कार्य ये संघ सूची में रखे गए हैं। तो जनगणना संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है। विदेशी ऋण, मान लो हमारे भारत ने किसी से लोन लिया या किसी को दिया, तो विदेशी ऋण से संबंधित, विदेशी ऋण काय में शामिल है, विदेशी ऋण संघ सूची में शामिल है, इसको याद रख लीजिए। डाक, डाक की बात करेंगे, डाक एवं तार ये भी संघ सूची में शामिल है, इससे रिलेटेड भी कानून बनाने का अधिकार संसद को है।
प्रसारण, जो प्रसारण होता है टेलीविजन के माध्यम से या कोई कुछ के माध्यम से, वो प्रसारण काय में रखा गया है, संघ सूची में रखा गया है, याद रखना है। टेलीफोन को भी संघ सूची में रखा गया है। विदेशी व्यापार, मान लो विदेशी व्यापार हो रहा है भारत के साथ कोई, तो उसको भी संघ सूची में रखा गया है, याद रखना है। देखिए रेल को भी संघ सूची में रखा गया। पूछा जाता है एग्जाम्पल में, वायु और जल परिवहन, इन सबको संघ सूची में रखा गया है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसके अलावा पूरे सब विषय हैं यहां पे इंपॉर्टेंट वाले दिए हुए जो हमको परीक्षा के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा 100 आदि लिखा हुआ है, 100 विषय हैं संघ सूची में। तो जो 100 विषय शामिल किए गए हैं, इन सब में कानून बनाने, इसमें संशोधन करने या इसमें कोई परिवर्तन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। सब विषय ऐसे जो संघ सूची में शामिल है ना। 97 थे पहले 97 थे, तो 3 और जोड़ दिया गया। देखो यहां पे लिखा हुआ है, कहां लिखा है, ये देखो, ये यहां पे फर्स्ट करके लिखा हुआ है। अब भी अंतिम प्रविष्टि का मतलब सूची होता है। सूची की संख्या 97 है, लेकिन कुल संख्या 100 है। प्रविष्टि संख्या 2 का 92 का खा जोड़ा गया, इसलिए 33 को हटा दिया गया, 33 हट गया, ये 3 जोड़े गए, इनको मिला के 97 + 3 100 हो गए। तो समझ में आ गया दोस्तों, बहुत आसान है। सिर्फ आपको एक बार ये वीडियो को देखना है और आपके पास लूसेंट की बुक है तो बेहतरीन तैयारी करना है, उससे पूरा उसको याद कर लेना है, समझ लेना है। तो ये समझ में आ गया संघ सूची में कौन से विषय शामिल है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसमें से रेल, वायु, जल, सीमा शुल्क, है ना। इसके अलावा स्टॉक मार्केट भी होता है यहाँ पे, स्टॉक मार्केट भी इसी के अंतर्गत शामिल किया गया है। स्टॉक मार्केट, है ना, जो शेयर बाजार होते हैं, स्टॉक मार्केट, जो शेयर बाजार, ये भी इसी के अंतर्गत शामिल किया गया है संघ सूची के अंतर्गत। तो बहुत आसान है। संघ सूची में कुल मिला के सब विषय हैं। जो भी विषय संघ सूची में शामिल है उसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, संसद को है, ये याद रखना है, संसद को होगा। संघ सूची, इसे केंद्र सूची भी कहा जाता है। विषय याद रख लो, कौन से शामिल है याद रखो, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम राज्य सूची की। तो अब राज्य सूची ये राज्यों के लिए है, तो इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, समझने वाली बात है, समझना जरूरी है। देखिए दोस्तों, अब राज्य सूची को डिस्कस करेंगे। राज्य सूची स्टेट लिस्ट के बारे में देखते हैं। तो इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है, जो राज्य सूची है इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार विधानमंडल को है। राज्यों में विधानमंडल होती है, केंद्र में संसद होती है, तो एकमात्र यानी कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को है। तो याद रखना, ये राज्य सूची में कानून कौन बनाता है, नियम कानून विधानमंडल को है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में भी संसद कानून बना सकती है। यहां पे देखिए क्या लिखा है, कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती है जब बना सकती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में भी संसद कानून बना सकती है। वो परिस्थितियां कौन सी होती है हम आगे डिस्कस करेंगे। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या 61 है दोस्तों। जब संविधान बनके तैयार हुआ था, मूल्यता उस समय 66 थी, उस समय 66 थी। इसका मतलब 5 को माइनस कर दो तो 61 है। वर्तमान में इसमें संख्या 61 है। तो देखो, हमने संघ सूची पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े हमने, 3 प्लस हुए थे, है ना। राज्य सूची में 5 माइनस हो रहे, है ना। और ऐसे याद रखना है, तो समझ में आ गया। इसमें क्या हुए, माइनस हुए 5, है ना। जिस इनमें प्रमुख है लोक सेवा। जो लोक सेवा आयोग होता है राज्यों में, लोक सेवा से रिलेटेड कोई भी चीजें, उसमें कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल यानी राज्य के विधानमंडल को होता है। कृषि, याद रखना है, कृषि राज्य सूची का विषय है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये वनडे एग्जामों में। कृषि काय का विषय है, राज्य सूची में रखा गया है कृषि से रिलेटेड, क्योंकि हर राज्यों में देखो अलग मिट्टियां पाई जाती है, अलग फसलें हो रही हैं, है ना। संघ सूची का विषय नहीं है, संघ सूची का नहीं है, राज्य सूची का विषय है कृषि। कारागार,
कारागार पूछा जा सकता है, जो काम करने वाले कारागार होते हैं, कारागार उनको भी राज्य सूची में, राज्यों में काम करते हैं किसी, तो राज्य ऐसा याद रख सकते हैं। भू राजस्व यानी भूमि राजस्व, भूमि राजस्व को भी राज्य सूची में रखा गया, याद रखना है। इसके बाद देखिए लोक व्यवस्था, जो राज्यों में लोगों की जो व्यवस्था होगी वो राज्य सूची का विषय है, डायरेक्ट याद रखना है। ये पुलिस परीक्षा में आता है। पुलिस कैसा विषय है? राज्य सूची का विषय है। पुलिस को राज्य सूची में रखा गया है, और जो सुरक्षा है सेंटर लेवल वाली, आर्मी, इंडियन आर्मी, ये सब केंद्र सूची यानी संघ सूची का है। लोक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से रिलेटेड, लोगों के स्वास्थ्य से रिलेटेड व्यवस्था राज्य सूची में रखी गई है। स्थानीय शासन, स्थानीय शासन जैसे कि पंचायती राज और नगरीय प्रशासन या नगरीय निकाय, ये दोनों को राज्य सूची में रखा गया है दोस्तों, ये दोनों को राज्य सूची में रखा गया है, याद रखना है। क्रय और विक्रय इंपॉर्टेंट है। क्रय और विक्रय, क्रय का मतलब परचेस यानी खरीदना, और विक्रय का मतलब सेल यानी बेचना। तो खरीदी और बिक्री, ये दोनों को राज्य में जो खरीदी और बिक्री होती है उनसे रिलेटेड राज्य सूची में रखा गया है, याद रखना है। एवं सिंचाई आदि, तो सिंचाई, देखो सिंचाई किसके अंतर्गत आता है करके क्वेश्चन आ सकता है, ये राज्य सूची का विषय है दोस्तों। सिंचाई जो है ये राज्य सूची का विषय है। नदियां राज्य सूची में रखी गई है, जबकि नदियों को समवर्ती सूची में रखना था, जब तो कोई राज्यों में विवाद नहीं होते, क्योंकि एक नदियां एक राज्य से निकल के दूसरे राज्यों में जाती है ना, हर एक ही राज्य में थोड़ी बहती है। तो ये भर थोड़ा सा एक अपवाद लगता है कि नदियों को समवर्ती सूची में रखना था, लेकिन वो नदी सिंचाई कहां पर रही है? सिंचाई चलो ठीक है, लेकिन नदियां काहे में है? राज्य सूची में। नदियों को समवर्ती सूची में रखना चाहिए। तो अभी वर्तमान में तो कहां पे? राज्य सूची में। तो राज्य सूची में समझ में आ गया, बहुत आसान था। उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं, जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में भी संसद कानून बना सकती है। इस विषय में, इस सूची में शामिल विषयों की संख्या 61 है। 61 विषय शामिल है। पहले कितने थे? 66 थे, है ना। 61 हो गए, 5 जो है वो माइनस हुए, याद रखना है ना। जो प्रमुख है, तो जो प्रमुख कौन से परीक्षा में आते रहता है? कृषि है, और पुलिस, स्थानीय शासन, सिंचाई, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब बात करेंगे हम समवर्ती सूची की। हम साथ साथ है वाली बात है इसमें। तो कौन दोनों साथ साथ है? कौन दोनों? केंद्र भी और राज्य भी। तो समवर्ती सूची, इसमें शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकती है। संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकती है। यदि दोनों कानून में विरोध है, यदि दोनों कानून में मान लो विरोध है, तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। जो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा अगर विरोध है मान लो दोनों में। तो इसमें, इस विषय में 52 विषय हैं दोस्तों, 52। तो देखो इसमें भी 5 माइनस किया गया है, पहले नहीं सॉरी, इसमें 5 प्लस किया गया है दोस्तों, इसमें 5 प्लस किया गया है। पहले कितने थे? 47, वर्तमान में कितने? 52। वो 5 42वें संविधान संशोधन करके लाया गया था ना, 42वां संविधान संशोधन 1976, इंदिरा के समय की बात है, इसको आगे पढ़ेंगे। तो समवर्ती सूची समझ में आ गया। 5 इसमें क्या हुए? प्लस हुए, है ना। तो देखिए बहुत आसान है समवर्ती सूची। इसमें शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाया जाता है। यदि दोनों कानून में विरोध है तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। इसमें कुल 52 विषय शामिल है। पहले 47 विषय थे, 5 विषय जो हैं, 5 विषय बोल सकते हैं हम कि प्लस किया गया है, जोड़ा गया है, 5 विषय जोड़ा गया, 52 होगा, 47 थे। इसमें प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण। याद रखना है दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण कहां पर है? समवर्ती सूची में, जबकि जनगणना संबंधित कार्य संघ सूची का विषय है। समझ में आ गया? बहुत आसान है ना। समाचार पत्र और
कारखाना, जो कारखाने और जो मजदूर संगठन होते हैं वो भी समवर्ती सूची में रखे गए हैं। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है शिक्षा, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है ना। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आर्थिक एवं सामाजिक योजना, जो भी आर्थिक और सामाजिक योजनाएं बनाई जाती है वो सब योजना समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में है आर्थिक और सामाजिक योजना। वन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वन कहां रखा गया है, कौन सी सूची में शामिल है। वन जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है, आप लोगों को याद रखना है। तो समवर्ती सूची बहुत आसान समझ में आ गया। संसद और विधानमंडल दोनों कानून बना सकती है, दोनों में विरोध हो जाए तो संसद का कानून लागू होगा। 52 विषय है वर्तमान में, जब संविधान बनके तैयार हुआ था, जब 47 विषय थे उस टाइम पे। उसके बाद देखिए एक नोट लिख रखा है, संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जब आपातकाल के समय, इंदिरा के समय जब ये अलग संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, बाट और माप यानी नापतौल की बात हो रही है, बाट और माप यानी नापतौल की बात हो रही है। जानवर तथा पशु पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। समवर्ती सूची में आप देखे होंगे, समवर्ती सूची में पहले 47 थे, 5 जोड़ो तो 52 हो जाते हैं, तो वर्तमान में 52 है। तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उस टाइम की बात है। ये 5 कौन से हैं, इनको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकते हैं। वन, एक, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाट और माप और जानवर और पशु पक्षी, ऐसा कुल मिला के 5 विषय को शामिल किया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं हम अवशिष्ट विधायी शक्ति। अवशिष्ट विधायी शक्ति के बारे में अनुच्छेद 248 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 248 में लिख रखा है। इसमें बताया गया है कि अगर कोई विषय ना संघ सूची, ना राज्य सूची और ना समवर्ती सूची में शामिल है तो वो सब अवशिष्ट विधायी शक्ति के प्रयोग करते हुए वह सब पर कानून बनाने का अधिकार संसद का होगा। जो भी इन विषयों में शामिल नहीं है उसमें कानून बनाने का अधिकार संसद का होगा। तो इसको समझो, यहाँ क्या लिखा है उसके बारे में समझते हैं। जिन विषयों पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, जो विषय राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची में शामिल नहीं है, उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। जैसे मान लो कोई नया ही विषय आ गया है ना, जैसे कोरोना का ही टाइम आ गया था, कहीं कोई ऐसे विषय आ जाते हैं जो पहले लिखे नहीं थे। अब मान लो इंटरनेट के बारे में उस जमाने में लिखा नहीं था, इंटरनेट कितना पॉपुलर होते जा रहा है और उससे रिलेटेड कभी कानून बनाना है कुछ, तो ये सब कहाँ आ जाएगा, संसद को रहेगा। समझ में आ गया है ना। अवशिष्ट विधायी शक्ति, यह अनुच्छेद 248 में दिया हुआ है कि अवशिष्ट विधायी शक्ति होगी एक, है ना, जो शामिल विषय उधर नहीं रहेंगे तो उस पर कानून बनाएगा। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, यहाँ नोट लिख रखा है और यहाँ तीनों सूचियों के बारे में ही बताया गया है। जो विषय बढ़े हैं या घटे हैं उनके बारे में बताया गया। इसको देखते हैं। देखिए नोट लिख रखा है, अब भी अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97 है। प्रविष्टि का मतलब क्या होता है दोस्तों? सूची नहीं, विषय होता है। विषय यानी विवरण बोल सकते हैं, विवरण आदि। ये प्रविष्टि की संख्या 97 है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो बात की गई है ये संघ सूची की बात की गई है, दूसरे नंबर में यहाँ पे बात की गई है राज्य सूची की और तीसरे नंबर में यहाँ बात की गई है समवर्ती सूची की। तो अभी अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97 है, लेकिन कुछ संख्या 100 है। तो वर्तमान में 100 है, पहले 97 थी। प्रविष्टि संख्या 2 का
92 का खा जोड़ा गया और प्रविष्टि 33 को हटाया गया है। तो देखो 3 जुड़ गए, तो पहले 97 थे, वर्तमान में 100 है, 3 जुड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे ना, तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला बात करते हैं। अब भी अंतिम प्रविष्टि की संख्या 66 है, 66 है, तो 66 है, तो 66 है दोस्तों, है ना, 66 है, पहले 66 थी, अभी भी 66 है बोल रहा है, लेकिन 66 है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो हमने अभी पढ़े थे 61 है, तो 61, 62, 63, 64, 65 और 66, यानी कि 5 मिलेंगे। तो देखो ये लिखा हुआ है प्रविष्टि संख्या 11, 19, 20, 29 और 36 को हटाया गया है, 36 को हटाया गया है, तो 66 से 5 हटा तो बचा 61। तो राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 61। तो यहां कौन से नंबर हटाए गए हैं, यह बात कही गई है यहां पे। अब देखो, अब भी अंतिम प्रविष्टि की संख्या 47 है, तो अब भी कितनी है? 47 है, 47 है ना, लेकिन कुल संख्या हो गई 52। इसका मतलब क्या है? 5 इसमें जोड़ा गया है, तो कौन से जुड़े गए हैं? तो प्रविष्टि 11 का जोड़ा गया, 17 का खा जोड़ा गया, 20 का खा नहीं यानी का जोड़ा गया और 33 का खा जोड़ा गया। तो समझ में आ गया, ये सब जोड़ने के बाद इतने हो गए। तो देखो फिर से देख लेते हैं। ये सबसे पहला वाला क्या है? ये है संघ सूची। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय शामिल है? सब विषय। पहले 97 थे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको पहले वाले संघ सूची में याद रखना है, इसमें 3 प्लस हुए, इसमें 3 प्लस हुए। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला में कितना है? 66, तो इसमें 5 माइनस हुए दोस्तों, इसमें 5 माइनस हुए, पहले 66 थे, वर्तमान में 61 है। तीसरा वाला देखो, तीसरा वाले में टोटल संख्या कितनी थी? 52 है, इसमें 52 टोटल संख्या, 52 टोटल संख्या 52, और पहले 47 थी, इसका मतलब यहां भी 5 प्लस हुए। तो समझ में आ गया, यहां विषयों की संख्या बताई गई है, पहले कितने थे और कौन से विषय जोड़े गए हैं ये बताया गया। देखिए अब भी यहां पढ़े थे हमने, है ना, देखिए इधर एक बार और पटाख से देख लीजिए, है ना। संघ सूची में कितने विषय हैं? सब विषय पहले 97 थे, है ना। ये देखो, ये राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61, पहले 66 थे, और समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अभी वर्तमान में 52 विषय शामिल है। समझ में आया? अब बात करते हैं आगे राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। हमने पढ़े थे कुछ विशेष परिस्थिति में राज्य विषय के विषय पर संसद कानून बना सकती, कुछ विशेष परिस्थितियों में। तो कैसे बना सकती है, किस अनुच्छेद के तहत बना सकती है, ये देखिए यहां सब लिख रखा है। तो देखो डिस्कस करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे, राज्यसभा अगर कोई विधेयक या कोई प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित कर दे, तो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, और उस राज्य की मर्जी भी होना, क्योंकि राज्य ही तो यानी जो स्टेट रहेगा वही तो राज्यसभा के पास जाएगा और बोलेगा कि हमारे को जरूरत है कानून की, तो उसकी सहमति से, है ना, राज्य की भी सहमति रहेगी उसमें, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो यहां संसद को राज्य विषय में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से राज्य विषय में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति हो जाती है। संसद इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए प्रवर्तनीय होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी पूछ लिया जा सकता है ना। राज्य विषय के संबंध में जो संसद कानून बनाती है उसकी अवधि 1 वर्ष तक रहती है। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए प्रवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर से अगर राज्यसभा पारित करके उसको फिर 1 साल के लिए बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है। तो समझ में आ गया दोस्तों, अनुच्छेद 249 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि
राज्य विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। अगर राज्यसभा कोई प्रस्ताव या कोई विधेयक 2/3 बहुमत से पारित कर दे और उस राज्य की सहमति भी है, उस राज्य भी उसके पास जाता है, राज्यसभा के पास मान लो, तो वह कानून बना सकती है। संसद राज्य विषय के संबंध में कानून बना सकती है। उसकी अवधि 1 वर्ष तक रहेगी, लेकिन फिर से राज्यसभा के बहुमत से उसे 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आगे समझ बहुत ही आसान है। आगे देखिए अब क्या है, देखिए नेक्स्ट फैक्ट, राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। यदि इमरजेंसी लगी हुई है, तो इमरजेंसी लगी हुई है देश में, तो संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्यों के सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। राज्यों की या राज्य की सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है, ये याद रखना है। अगला अनुच्छेद 253 इंपॉर्टेंट है। 253 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। जो अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं जितने भी, उसको प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। यह लिख रखा है अनुच्छेद 253 में, याद रखना है। संघ के प्रमुख राजस्व के स्रोत क्या क्या है देखते हैं। तो संघ केंद्र के यानी संघ के प्रमुख राजस्व के स्रोत कौन से, तो एक निगम कर इंपॉर्टेंट है। निगम कर किसका स्रोत है, ये निगम कर संघ के प्रमुख राजस्व के स्रोत है। निगम कर कारपोरेट टैक्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। सीमा शुल्क इंपॉर्टेंट है, कस्टम सीमा शुल्क इंपॉर्टेंट है। सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, जो निर्यात शुल्क एक्सपोर्ट जो करते हैं, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क। विदेशी ऋण, जो विदेशी ऋण दिए जाते हैं वो संघ सूची यानी संघ के प्रमुख राजस्व के स्रोत है। रेलवे भी संघ के प्रमुख राजस्व के स्रोत है ना। राजस्व का मतलब बोल सकते हैं हम रुपया, पैसा कैसे आएगा, है ना। तो और उसके बाद आगे क्या है, रिजर्व बैंक और शेयर बाजार। जो रिजर्व बैंक है आरबीआई और शेयर बाजार, ये भी प्रमुख संघ के राजस्व के स्रोत है, याद रखना है दोस्तों। राज्यों के प्रमुख राजस्व के स्रोत कौन से हैं, स्टेट के कौन से राजस्व के स्रोत हैं जिससे पैसा आता है स्टेट के पास। एक तो व्यक्ति कर देते, जो वहां के नागरिक होते हैं वो कर देते हैं। कृषि कर, या देखो कृषि कर यहां पे भी है और यहां पे भी है। भूमि पर कर, जो भूमि होती है उस पर टैक्स जो दिया जाता है। संपदा शुल्क, भूमि एवं भवनों पर कर, जो मकान टैक्स होते हैं, भवनों के टैक्स होते हैं। पशुओं तथा नौकायान पर कर टैक्स, पशुओं तथा नौकायान पर कर। विक्रय कर भी होता है। विक्रय कर राज्य के प्रमुख राजस्व के स्रोत है दोस्तों। विक्रय कर और वाहनों पर पूंजी, जो वाहनों पर पूंजी खर्च करते हैं तो उससे जो कर आता है वो भी राज्य के प्रमुख राजस्व के स्रोत है। तो संघ के प्रमुख राजस्व के स्रोत हमने देखे यहाँ पे। उसके बाद राज्य के प्रमुख राजस्व के स्रोत देखे, आपको यहां समझना है। उसके बाद अगला फैक्ट देखिए, केंद्र व राज्य के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए, विवाद हो गया, मान लो केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद हो गया, तो विवाद को सुलझाने के लिए प्रमुख 4 आयोग गठन किए गए। प्रमुख 4 आयोग अभी तक के गठन किए गए हैं, जो किस प्रकार है, जो इस प्रकार है। तो देखिए, पहला है प्रशासनिक सुधार आयोग। ये प्रशासनिक सुधार आयोग गठन किया गया था। उसके बाद प्रशासनिक सुधार आयोग से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्रशासनिक सुधार आयोग दोस्तों यह एक समिति थी जो भारत के लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव देने हेतु भारत सरकार द्वारा किया गया था, है ना, नियुक्त किया गया था। तो समझ में आया दोस्तों। अभी तक के दो बार ऐसे बना चुके हैं प्रशासनिक सुधार आयोग। एक तो बना था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और एक और बना था दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, है ना। तो याद रखना, जो दूसरा वाला बना था वो 2005 में बना था, दूसरा वाला, और पहला वाला तो आप जानते ही हैं। तो ये यहां से सिर्फ इतना याद रखना है, ये केंद्र और राज्यों के बीच मध्य विवाद को सुलझाने हेतु 4 आयोग बनाया गया था। अगला है राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग
का गठन केंद्र और राज्य के बीच विवादों को सुलझाने के लिए 1970 में किया गया था। 1970 में किया गया था केंद्र और राज्य के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र व राज्य के बीच संबंधों पर विचार करने के लिए यह समिति का गठन किया गया था। तमिलनाडु की सरकार ने गठन किया था। तमिलनाडु की सरकार द्वारा केंद्र और राज्य के बीच संबंधों पर विचार करने हेतु यह समिति का गठन किया गया था। राजमन्नार आयोग समझ में आ गया दोस्तों, बहुत आसान है। राजमन्नार आयोग। नेक्स्ट है भगवान सहाय समिति। एक समिति बनाई गई थी भगवान सहाय समिति। इस समिति ने केवल राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के संबंध में सिफारिश की थी। ये जो समिति बनाई गई थी ये भी केंद्र और राज्य के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए बनाई गई थी, विचार करने के लिए। तो इसने केवल राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंध में सिफारिश की थी, है ना। तो समझ में आ गया, इतना याद रखें, यहां से बस इतना याद रखें। उसके बाद एवं सरकारिया आयोग बनाया गया था जो केंद्र तथा राज्य के संबंध पर विचार करने के लिए 24 मार्च 1983 को न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया न्यायमूर्ति रहे थे भारत में। न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 1987 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की थी। तो ये तारीख याद रखना है, 24 मार्च 1983 में गठित हुई थी ये समिति। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, देखिए यहां पे इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, सरकारिया आयोग 1983 का मतलब क्या है, 24 मार्च 1983 को इसका गठन किया गया था। तो केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में, RS सरकारिया, R से है रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र और राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। ये कैसा आयोग था, ये 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, जिसमें से V शिवरमन और MR सेन आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे, तो यही थे रणजीत सिंह सरकारिया अध्यक्ष थे और V शिवरमन और MR सेन आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। आयोग ने कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धति का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रमाणित सिफारिश प्रदान करे। तो इसने अपनी रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की थी। 1987 में प्रस्तुत की थी। तो समझ में आ गया, पूछा जा सकता है। सरकारी आयोग 3 सदस्य थी, एक अध्यक्ष थे, जो खुद अध्यक्ष बने थे वो न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया और 2 अन्य सदस्य थे जिनका नाम था वी शिवरमन और MR सेन आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद आगे देखिए, इसने अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया, यद्यपि इसका कार्यकाल 4 वर्ष बढ़ाना पड़ा। रिपोर्ट अंतिम अक्टूबर 1987 में पेश की गई थी। रिपोर्ट कब पेश की गई थी, 1987 में पेश की गई थी। इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 पर जारी हुआ था। उसका जो सार था, आयोग ने केंद्र और राज्य की सुधार की दिशा में 247 सिफारिश प्रस्तुत की थी। 247 सिफारिश प्रस्तुत की थी। यह आयोग ने 247 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। तो समझ में आ गया। कभी पूछा जाएगा, अब यहां से क्वेश्चन बनेगा तो आपको याद रखना है ये कितनी सदस्यीय समिति कौन से सन में आई, कौन से सन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इतना याद रख सकते हैं। इससे बस 1 डे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करेंगे पुंछी आयोग। अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र और राज्य के संबंधों की समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग में अन्य 4 सदस्य थे दोस्तों। इस आयोग में अन्य 4 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष वही थे, मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग में अन्य 4 सदस्य थे, धीरेन्द्र सिंह
विनोद कुमार, प्रोफेसर NR माधव मेनन और डॉक्टर अमरेश बागची। फरवरी 2008 में बागची के निधन के पश्चात विजय शंकर को आयोग के एक सदस्य के रूप में अक्टूबर 2008 में नियुक्त किया गया। इस आयोग के गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित सरकारिया आयोग के बाद बदलते राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य के कारण काफी परिवर्तन हो चुके हैं। अतः नई परिस्थिति में केंद्र और राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक है। तो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध थे उनका पुनः आकलन करने के लिए पुंछी आयोग का गठन किया गया था। समझ में आ गया दोस्तों? पुंछी आयोग का गठन किया गया था। पुंछी आयोग की अध्यक्षता मदन मोहन पुंछी ने की थी और इसमें 4 अन्य सदस्य थे, नाम याद रख सकते हैं। अप्रैल 2007 में पुंछी आयोग का गठन किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह भी केंद्र और मध्य के बीच आकलन सुलझाने, आसान बनाने और विवादों पर विचार करने के लिए, जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, विवादों पर विचार करने के लिए यह समिति का गठन किया गया था। 2 समिति याद रखना है, सन याद रखना है, उनके कितनी सदस्य थी ये याद रखना है। अब बात करेंगे केंद्र और राज्य से संबंध में जुड़े हुए कुछ प्रमुख अनुच्छेद दिए हुए कुछ आर्टिकल जिनमें लिख रखा है, तो उनको हम यहां से पूरे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच संबंध हम पढ़ रहे हैं। भाग 11 अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक के दिए गए हैं। तो कुछ अनुच्छेद यहां पे बताए गए हैं जो 245 से 263 तक के दिए गए हैं। तो केंद्र और राज्य के संबंध से जुड़े हुए कुछ प्रमुख अनुच्छेद हम डिस्कस करेंगे। इधर अनुच्छेद लिखे रखे हैं और इधर विषय वस्तु लिख रखी है। तो सबसे पहले हमने केंद्र और राज्य पढ़े थे, तो उनके बीच में संबंध अनुच्छेद 245 से शुरू हुआ है। तो सबसे पहले 245 को पढ़ना जरूरी है। तो 245 में क्या लिख रखा है? 245 में संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उससे किसी भी भाग के लिए विधि बना सकती है। तो संसद को देश के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है। संसद को अनुच्छेद 245 में संसद को देश के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है। वैसे ही विधानमंडल को अनुच्छेद 245 में ही संसद के बारे में बताया गया है। संसद और विधानमंडल, तो संसद की देश के लिए कानून बनाने की शक्ति और विधानमंडल को राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 245 के तहत। तो समझ में आ गया अनुच्छेद 245 में क्या लिख रखा है? देश के लिए कानून बनाएगी संसद और राज्यों के लिए कानून बनाएगी विधानमंडल। अब बात करेंगे अनुच्छेद 246 की। तो अनुच्छेद 246 में सूची के बारे में दिया गया दोस्तों। जो 3 सूचियां हैं, सूची के बारे में, लिस्ट के बारे में बताया गया है। एक संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची देखो हमने पढ़े थे यहां पढ़े हैं ना हमने। ये संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची से संबंधित विषय दिए गए हैं, उनके बारे में बताया गया है, जो इसी लेक्चर में हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे अनुच्छेद 247 की। देखो ये 245 और 246 मैंने बता दिया। 245 में बताया गया संसद देश के लिए कानून बनाएगी और राज्य के लिए कानून विधानमंडल बनाएगी। अनुच्छेद 246 में बताया गया संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में, जो हमने पढ़ चुके हैं। अब अनुच्छेद 247 क्या कह रहा है? 247 क्या कह रहा है? तो यहां पे बोला है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। तो संसद जो है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। अतिरिक्त न्यायालय यानी एक्स्ट्रा कोर्ट, अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान अनुच्छेद 247 में दिया गया है। तो समझ में आ गया, संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है। अब इसके बाद अनुच्छेद 248 आता है।
248। तो इसमें अवशिष्ट सूची के बारे में बताया गया दोस्तों। अवशिष्ट सूची हमने पढ़े, जो विषय संघ सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची में नहीं दिए गए हैं वो सब अवशिष्ट सूची में आते हैं। केंद्र सरकार कानून बनाती है, अवशिष्ट सूची में जो भी विषय आते हैं उसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, जैसे कि साइबर क्राइम, इसरो से रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड। तो समझ में आ गया, हमने यहां पे कहीं पढ़े थे, याद आ गया मुझे। अवशिष्ट सूची के बारे में देखिए, यह है अवशिष्ट विधायी शक्ति, अवशिष्ट सूची। तो अनुच्छेद कितना मैंने बताया अभी, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद आर्टिकल 248 में अवशिष्ट सूची के बारे में दिया गया है। अवशिष्ट सूची केंद्र सरकार कानून बनाती है इसके ऊपर, और इसमें कौन से विषय आते हैं जो ना तो संघ सूची, राज्य सूची और ना ही समवर्ती सूची में आते हैं, वो सब अवशिष्ट विषय में चले जाते हैं, अवशिष्ट सूची में चले जाते हैं, और उसमें कानून केंद्र सरकार बनाती है यानी संसद बनाती है। तो ये याद रखना है। अब वापस चलते हैं हम वहीं। तो अनुच्छेद 248 समझ में आ गया। अब यहां पे लिखा हुआ है अनुच्छेद 249। तो राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है का मतलब है राज्य सूची के विषय में संसद भी कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 249 में दिया गया है, और इसके बारे में हमने अभी यहां पे पढ़ चुके हैं। ये देखो, ये पढ़े थे, ये देखो अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की संसद की शक्ति। तो समझ में आ गया कैसी शक्ति दी गई है, उसको हमने पढ़ चुके हैं। अगला अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। 249 समझ में आ गया। 250 की बात करेंगे, अनुच्छेद 250 में क्या कहा गया दोस्तों, राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद कानून बना सकती है। जो राज्य सूची के विषय में आपातकाल, इमरजेंसी के टाइम पे संसद कानून बनाने की शक्ति दी गई है। संसद को कानून बनाने की शक्ति, राज्य सूची के विषय में आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 250 में लिख रखा है ये। तो अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है, यानी संसद कानून बना सकती है अनुच्छेद 250 का प्रयोग करते हुए। अनुच्छेद 251 में यह बात कही गई है कि अनुच्छेद 249 और 250 जो विधान मंडल असंगत कानून नहीं बना सकती। असंगत कानून का मतलब कोई ऐसा कानून, अनुच्छेद 250 यहां अनुच्छेद 250 पढ़ ली। 251 के बारे में यहां नहीं लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, यहां पे आएगा अनुच्छेद 251। अनुच्छेद 251 में यहां लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 249 और 250 के तहत कोई भी ऐसा कानून संसद नहीं बनाएगी, जो विधानमंडल कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो विधान के असंगत हो, विधान के खिलाफ हो, विधानमंडल यानी संसद के खिलाफ हो। तो समझ में आ गया। अनुच्छेद 252 की बात करेंगे हम। अनुच्छेद 252 में क्या लिखा रखा है, 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति दी गई है। संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकृत करना, तथा किसी अन्य राज्य द्वारा विधायन को अंगीकृत करना, है ना। तो किसी अन्य राज्य को अंगीकृत कर सकता है, अंगीकृत कोई राज्य अंगीकृत कर सकता है। तो उनकी सहमति के पश्चात संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 252 के तहत। तो समझ में आ गया। अब अनुच्छेद 253 डिस्कस करेंगे। संसद को किसी अन्य देश या देश के साथ की गई संधि या किसी अन्य देश के साथ की गई संधि, करार, अभिसमय अथवा किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, असंगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के क्रियान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में के लिए विधि बनाने की शक्ति दी गई है। दोस्तों, संसद को दी गई है ये शक्ति। समझ में आ गया, संसद को दी गई है शक्ति। तो बहुत आसान है, समझ लो इसको। संसद को किसी अन्य देश या देश के साथ की गई संधि, मान लो अपना देश किसी अन्य देश के साथ संधि किया है, तो उससे रिलेटेड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए कहीं भी, है ना, संसद को कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 253 के तहत। 253 के बाद 254 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 254 में क्या लिख रखा है बताया तो मैं बोल के। अनुच्छेद
254 में बताया गया है कि विधानमंडल किसी भी राज्य यानी कोई भी राज्य का विधानमंडल कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो संसद के खिलाफ हो, संसद के असंगत हो, संसद के असंगत हो। समझ में आ गया। उसके बाद 255 भी है, 56 भी है, 57 भी है। यहां पे 57 लिख रखा है तो 57 देखते हैं। कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण। कुछ मामले ऐसे होते हैं, कुछ मामलों में संघ का, केंद्र का राज्य के ऊपर नियंत्रण दिया गया है अनुच्छेद 257 के तहत। अनुच्छेद 257 के तहत कुछ मामलों में संघ का यानी केंद्र का राज्य के ऊपर नियंत्रण दिया गया है, इसको भी याद रखना है। इसके बाद डिस्कस करेंगे कौन सा आता है। अनुच्छेद 262 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 262 क्या कह रहा है? अंतरराज्यीय नदियां, जो अंतरराज्यीय नदियां अथवा नदी घाटियों में पानी से संबंधित विवादों से संबंध में न्याय निर्णय, पानी से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय की बात कही गई है, क्योंकि बहुत से निर्णय यानी विवाद होते हैं पानी से रिलेटेड, नदी से रिलेटेड। तो अनुच्छेद 262 में बताया गया, ये कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाना। इसके बाद एक लास्ट अनुच्छेद आएगा 263। अनुच्छेद 263। तो अनुच्छेद 263 तक की बात की गई है। तो अनुच्छेद 263 में क्या लिख रखा है दोस्तों? तो अनुच्छेद 263 डिस्कस करेंगे। अब देखिए लास्ट अनुच्छेद, अनुच्छेद 263। तो अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिलिंग की बात की गई है कि संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच समन्वयन स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतरराष्ट्रीय परिषद की स्थापना करता है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखो ये यहाँ पे आएगा अभी, ये देखो ये अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल, इसके बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 263। तो अनुच्छेद 263 तक के ही भाग 11 दिया हुआ है ना। उसके बाद के यहाँ अनुच्छेद लिख रखे हैं तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 262 और 263 समझ में आ गया। 263 तक के ही दिया गया भाग 11 है ना, केंद्र और राज्य के बीच संबंध। उसके बाद के यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिखे हुए हैं तो इनको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो दोस्तों 263 तक के आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट है 268, इसलिए यहां पे दिया हुआ है अनुच्छेद 268 संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर के बारे में बताया गया है। संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर के बारे में बताया गया अनुच्छेद 268 के बारे में। 268 का ए में क्या लिख रखा है? संघ द्वारा आरोपित तथा राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किया गया सेवा कर की बात हो रही है। यहां पे सिर्फ टैक्स की बात हो रही थी, यहां पे सर्विस टैक्स की बात हो रही है। बात करेंगे अनुच्छेद 269 की। केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्य द्वारा दिए जाने वाले कर, किंतु राज्य द्वारा दिए जाने वाले कर के बारे में बताया गया अनुच्छेद 267 के। अनुच्छेद 270 की बात करेंगे। अनुच्छेद 270 में केंद्र एवं राज्य के बीच लगाए गए कर एवं संघ तथा राज्य के बीच विवरण, उसका विवरण कैसे क्या होगा उसके बारे में अनुच्छेद 270 में लिख रखा है ना। 275 इंपॉर्टेंट है उसके बाद। तो अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, कुछ राज्यों को संघ से जो अनुदान दिया जाएगा वो किस प्रकार का दिया जाएगा, वो अनुच्छेद 275 में दिया गया है दोस्तों, बताया गया है। 283 अनुच्छेद 283 संचित निधियां, इसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। आकस्मिक निधियां, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तथा लोक लेखा में जमा धनराशियों का अभिरक्षा, उनकी अभिरक्षा कैसे की जाएगी, उसको निकालने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया जाएगा, इन सब के बारे में यहाँ पे लिख रखा है। तो हमने संचित निधि और आकस्मिकता निधि दोनों को पढ़ लिए। निकालने विवरण के बारे में, अभिरक्षा के बारे में अनुच्छेद 283 में दिया हुआ है। अब 286 अनुच्छेद वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीदी पर करारोपण पर प्रतिबंध, करारोपण पर प्रतिबंध की बात की गई है अनुच्छेद 286 में। उसके बाद है 287 बिजली पर करों में छूट। तो बिजली पर जो करों में छूट दी गई है उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 287 में, तो इसको याद रखना है। इसके बाद है अनुच्छेद 289 किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण में छूट। अगला अनुच्छेद है 290 कुछ
व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन के बारे में बताया गया है। कुछ व्ययों और पेंशन के संबंध में समायोजन। 292 भारत सरकार द्वारा लिया गया उधार। इसमें भारत सरकार के द्वारा लिया गया उधार के बारे में लिख रखा है। और अनुच्छेद 293 जो है ये राज्यों द्वारा लिया गया उधार को बताता है। राज्यों द्वारा लिया गया उधार को बताता है। तो इस तरीके से हमारा भाग 11 केंद्र और राज्य के बीच संबंध डिस्कस किए लूसेंट की बुक से। तो हमारा ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इसके बाद हम आगे का डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अंतर राज्य परिषद के बारे में, वित्त आयोग, ये सब पढ़ने वाले हैं, पूरा कंप्लीट कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।